बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं जापान विज़िट वीज़ा के बारे में। जापान विज़िट वीज़ा के बारे में मार्केट में कुछ ऐसे रूमर्स चल रहे थे, अफ़वाहें चल रही थी कि पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट से हटा दिया है। तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उसमें हकीकत ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट से हटा के येलो लिस्ट में डाल दिया है। और येलो लिस्ट में आने के बाद यानी कि फ़िलहाल इतना हमें वो हो गया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो येलो लिस्ट से भी हमें निकाल देंगे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें, जिसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की, सर्च करते हैं, काफ़ी जगहों से पूछ-गछ करते हैं, तब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो येलो लिस्ट और रेड लिस्ट के बारे में कुछ आपको बताना था कि रेड लिस्ट में होने का ये मसला है कि पाकिस्तान से जो भी भाई विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, तो वो नो अलाउड नहीं है। सिर्फ वही विजिटर अलाउड है जिनकी फैमिली उधर है या कोई बिजनेस इनविटेशन है उनके पास। यानी कि अगर आप जापान जा रहे हो तो आपके पास इनविटेशन होना चाहिए वहाँ से, तो तभी आपको वो वीज़ा देंगे। वैसे टूरिस्ट वीज़ा जो कि आम वीज़ा होता है, वो अभी तक बंद है पाकिस्तानियों पे। और उनके मुख्तलिफ रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये रीज़न है कि वो उनके पास डेटा सारा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, कि पाकिस्तान से विज़िटर आते हैं ज़्यादा और उनकी वापसी कम है। मिसाल के तौर पर अगर साल में 5,000 या 10,000 विज़िटर आते हैं जापान, तो उसमें वापसी जो है वो 1,000, 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 तक जा रहे हैं। बाकी 2 2,500, 3,000 वहीं पे असाइलम अप्लाई कर लेते हैं या किसी और कैटेगरी में अप्लाई चेंज हो जाते हैं या गैर कानूनी हो जाते हैं, इल्लीगल हो जाते हैं। इस बिना पे जापान ने पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि पाकिस्तान को वो विज़िट वीज़े नहीं लेके दे रहे। तो सिर्फ़ फैमिली को, बिज़नेस को विज़िट वीज़े दे रहे हैं जिनके पास स्पॉन्सर हो वहाँ से। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी थी कि पाकिस्तान अभी तक येलो लिस्ट में है, तो अगर आप जापान के लिए अप्लाई करेंगे भी, तो आपके पास अगर स्पॉन्सर नहीं है वहाँ से या कोई इन्विटेशन नहीं आया, तो आपका वीज़ा कन्फर्म रिजेक्ट होगा। एक दूसरी बात ये है कि भई जापान विज़िट वीज़ा की आपको हम फ़ीस भी बता देते हैं। जापान विज़िट वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है एम्बेसी की, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ डॉक्यूमेंट जमा कराएँगे और उसी पे वो डिसीजन लेके देंगे। तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है जापान वीज़े की, इतनी ज़्यादा है कि अगर इन केस ऑफ आपके पास जापान का वीज़ा हो, तो यूएस का वीज़ा लगना मुश्किल नहीं है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दुआ करें इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान को वो येलो लिस्ट से भी निकाल देगा, फिर इंशाल्लाह हम आपको उस बारे में दोबारा अपडेट करेंगे। जब भी येलो लिस्ट से निकल गया, तो तब आप टूरिज़्म पे जा सकते हैं, विज़िट अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिनकी फैमिलीज़ हैं उधर और या कोई बिज़नेस इन्विटेशन है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। जो भाई काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो उनसे वो लोग सैलरी स्लिप्स माँग रहे हैं। कंपनी लेटर हेड एक लेते हैं जिस पे एनओसी लिखते हैं कि भई ये मेरे से वो है, एम्प्लॉयी है और ये विज़िट पे जाना चाह रहे हैं। तो यानी कि वही बात आ जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स आप दूसरे किसी ममालिक में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यूरोप में या किसी और कंट्री में, तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जापान के लिए भी लगाने होते हैं। जापान विज़िट वीज़ा के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि भई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सिंपल, जैसे आप दूसरे ममालिक के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें जैसे कि यूरोप में अप्लाई करते हैं, तो आपसे वो बैंक स्टेटमेंट माँगते हैं और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो एनटीएन और टैक्स रिटर्न आपसे लेते हैं। साथ में अगर मैरिड है, तो मैरिज सर्टिफ़िकेट लेते हैं, एफआरसी माँगते हैं, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और अगर आपके कोई नाम पे कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, कोई गाड़ी है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में प्रोवाइड करवाएँ। मतलब ये है कि भई बाकी दुनिया के जो ममालिक में आप अप्लाई करते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपने जापान के लिए भी तैयार रखने हैं। अगर आप टूरिज़्म पे जाना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं,
और दूसरी बात ये है कि जापान में जब भी आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री हो, क्योंकि प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री को वो लोग ज़्यादा देखते हैं, उसके बिना पे आप लोगों को वो वीज़ा देते हैं। एक दूसरी बात कि जापान वीज़ा की एक बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों, मिसाल के तौर पर बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बनी हुई है और एनटीएन गोशवारे आप पे कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हो सकता है कि इमिग्रेशन आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे। और ऐसी भी केसेस हमारे सामने आए हैं जो अ, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट भी 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान थी और डॉक्यूमेंट्स भी उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको वीज़े लगे हैं। तो मेरी बिना पे अगर मैं कहूँ तो जापान जो है वो उसका केस टोटली मैं लक पे कहता हूँ कि भई सारा लक का सिस्टम है, अगर आपकी लक अच्छी है, किस्मत अच्छी है, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। जापान के बारे में आप लोगों को इतना तो पता है कि जापान एक बहुत रिच कंट्री है दुनिया में, जिसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। जो भाई भी वहाँ जाता है, अगर सेटल हो जाए और रुक जाए तो वो लाखों रुपए कमाता है वहाँ पे। अर्निंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि अगर हमें वहाँ जाने का रास्ता हो और हम वहाँ जाएँ, लीगली जाएँ या वहाँ जाएँ और वहाँ पे लीगली कोई स्टेटस चेंज कराएँ, तो अर्निंग अच्छी है, सेटलमेंट ईज़िली हो जाती है, लाइफ़स्टाइल बहुत मॉडर्न है। तो जापान जाना चाहिए, हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को, लेकिन लीगल वेज़, इल्लीगल रास्ते इस्तेमाल ना करें। इल्लीगल रास्तों से नुकसान एट द एंड जो है हमारा ही है, अगर हमारा नहीं है तो हमारे बाद आने वाली नस्लों का होता है, जिसमें अगर हम वहाँ इल्लीगल हो जाते हैं, तो वो चीज़ काउंट होती है, बाकायदा एक-एक चीज़ वो नोट करते हैं, कौन-सी कंट्री के लोग आ रहे हैं और कितने वापस जा रहे हैं, कितने रुक रहे हैं और किन-किन एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके इमिग्रेशन के पास पड़ी होती है। तो वो एक साल के एंड में एक लेजर सा बनाते हैं, जिसमें उनके पास सारा डेटा आ जाता है कि भई कौन-सी कंट्री के लोग ज़्यादा इल्लीगल इधर हो रहे हैं। तो वो चीज़ एट द एंड जाके नुकसान में ही हो जाती है। तो कोशिश करें कि किसी भी कंट्री जाएँ, लीगल जाएँ, वहाँ पे लीगल स्टेटस अपनाएँ और दूसरों के लिए भी आप फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।